हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिकोड गवर्नमेंट एग्जाम। आप सभी में से बहुत सारे लोगों ने अभी यूपीएससी के मेंस लिखे होंगे और आप इस उधेड़-बुन में होंगे कि आपको क्या इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो आज हम इस बारे में सोचेंगे कि क्या आपके मेंस अच्छे गए हैं। इसका मतलब है कि आपने वो कॉन्फिडेंस है कि आपने पेपर्स बहुत अच्छे से दिए हैं, और अगर थोड़े बहुत भी कहीं कमी आई है तो क्या आपको इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। Since for a particular examination, you should always be prepared, be it positive or negative. अभी हमारे पास में पूरे 2.5 महीने हैं जिसके अंतर्गत आपका यूपीएससी का रिजल्ट आएगा, जो लगभग दिसंबर एंड में आपका आ ही जाता है। इस टाइम में आप उन सारे एस्पेक्ट्स पे काम कर सकते हैं जहाँ पे आप कमजोर होते हैं, और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है ये पता करना कि जो इंटरव्यू है यूपीएससी का वो किस तरह से करवाया जाता है। और इसके लिए हम यूपीएससी के नोटिफिकेशन को रेफर करेंगे। यहाँ पे यूपीएससी का नोटिफिकेशन कहता है कि द कैंडिडेट विल बी इंटरव्यूड बाय अ बोर्ड हु विल हैव बिफोर देम अ रिकॉर्ड ऑफ द कैंडिडेट्स करियर। तो उनके हाथ में, वहां पे जो आपके मेंबर्स होते हैं, अप्रोक्सीमेटली 4-5 मेंबर्स का बोर्ड होता है, उनके हाथ में आपके पूरे के पूरा डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म होता है, जिसमें आपने अपने पूरे स्कूलिंग से लेके आपके प्रेजेंट करियर के बारे में पूरा डिटेल्ड एप्लीकेशन में आप लिखते हैं। एंड जो कैंडिडेट होता है उसको उस डिटेल एप्लीकेशन में लिखे गए चीज़ों के ऊपर क्वेश्चंस किए जाते हैं, और साथ ही साथ में उसका जो जनरल इंटरेस्ट है अलग अलग एरियाज में, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैंडिडेट से किए जाते हैं। यहाँ पे इम्पोर्टेंट ध्यान में बात रखनी है कि नोटिफिकेशन ये कहता है कि जो पर्सनालिटी टेस्ट है आपका, इट इज नॉट टू असेस योर नॉलेज बट personal suitability of the candidate for a career in the public service by a board of competent and unbiased observer। तो यहाँ पे सबसे पहले ये चीज देखी जाती कि क्या आपकी पर्सनालिटी ऐसी है जो आप एक पब्लिक सर्विस में आप काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और ये आपके सामने बैठे हुए बोर्ड मेंबर्स डिसाइड करते हैं। यहाँ पे आपको जज किया जाता है आपके मेंटल कैलिबर से कि आपका मेंटल कैलिबर कैसा है। इसके लिए वो आपसे अलग अलग सिचुएशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात हो कि अगर आपको यह समझ में नहीं आता कि आपसे वो क्या जज करेंगे, तो आपका जो एथिक्स पेपर 4 है उसके अंदर जो पब्लिक सर्विस और सिविल सर्विस रिलेटेड क्वालिटीज से रिलेटेड आपका जो टॉपिक एरिया है वो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। आपको जरूरी होगा कि आप वहां पे इंटरव्यू में आप अपनी सारी की सारी वो क्वालिटीज जो एक सिविल सर्वेंट के अंदर रिक्वायर्ड होती हैं, जैसे इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, नोइंग अननोन इन द वर्ल्ड, हैविंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द सर्विसेज एंड द पीपल, कॉन्स्टिट्यूशन का रिस्पेक्ट, ये सारी क्वालिटीज आपको आपके डिस्कशन के थ्रू वहां पे बतानी होती है। ब्रॉड टर्म की बात करी जाए तो इट इज नॉट एन असेसमेंट ऑफ ओनली इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज बट ऑल्सो सोशल ट्रेट्स एंड इंटरेस्ट इन द करेंट अफेयर्स। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके सोशल ट्रेट्स बहुत अच्छे होने चाहिए और आपका जो करंट अफेयर्स है उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए, एंड दिस इज स्पेसिफिकली रिटन इन द नोटिफिकेशन। इसलिए जरूरी होता है कि आप अभी से जो भी सारी चीजें आपको आपके न्यूज में भी चल रही हैं उनको आप बहुत अच्छे से पढ़ते जाएं, क्योंकि करंट अफेयर्स आपका बहुत बड़ा बेस बनाता है आपके नॉलेज का। सम ऑफ द क्वालिटीज टू बी जज्ड आर, क्या क्या है यहाँ पे? मेंटल अलर्टनेस, क्रिटिकल पावर ऑफ असिमिलेशन। मेंटल अलर्टनेस से आप ये समझते हैं कि आपका माइंड कितना ज्यादा किसी भी चीज को समझने के लिए अलर्ट है, चाहे वो इंटेलेक्चुअल टॉपिक हो, चाहे वो सोशल या फिर इमोशनल इंटेलिजेंस से रिलेटेड टॉपिक। क्रिटिकल पावर ऑफ असिमिलेशन, आपको बहुत सारे थॉट प्रोसेस दिए जाएंगे आपके इंटरव्यू के समय में। क्या आप उन सारे इंफॉर्मेशन को एक साथ इकट्ठा करके एक सुदृढ़ आंसर या फिर एक ठोस व्यू निकाल पा रहे हैं या नहीं निकाल पा रहे हैं, ये क्रिटिकल पावर ऑफ असिमिलेशन का क्वालिटी से पता चलता है। क्लियर एंड लॉजिकल एक्सपोजिशन, बैलेंस ऑफ जजमेंट, variety and depth of interest, ability for social cohesion and leadership, and last but not the least intellectual and moral integrity। तो ये जो 4-5 आपकी क्वालिटीज बताई गई हैं, एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ। पहला, मेंटल अलर्टनेस, क्रिटिकल पावर ऑफ असिमिलेशन, क्लियर एंड लॉजिकल एक्सपोजिशन, बैलेंस ऑफ जजमेंट,
variety and depth of interest, ability for social cohesion and leadership, intellectual and moral integrity। ये सारे के सारे जो पैरामीटर्स हैं इन पे आपको जज किया जाता है और यहाँ पे आपको मार्क्स मिलते हैं। जब हम यूपीएससी की इंटरव्यू की तैयारी करते हैं तो हमें सिर्फ लगता है कि हमें बोलते आना चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति के सामने अपना करियर उनको बताना है। बट यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा, ये सारे के सारे जो आपके क्वालिटीज हैं इन पे आपको जज किया जा रहा है जैसे आप बोल रहे हैं। लिंग्विस्टिक्स में आपके वर्ड्स जो हैं उन पे जज किया जाता है कि आप कितने ज्यादा बैलेंस ऑफ जजमेंट रखते हैं। आपसे वो कोई भी एक क्वेश्चन सिचुएशन पूछ सकते हैं, पर क्या आप उसमें बैलेंस हो पा रहे हैं? क्या आपको एक ही सिचुएशन में बहुत सारे अलग अलग व्यूज देखने की आदत है या नहीं है? ये सारे आपके इंटरव्यू में पता चल जाता है। यहाँ पे एक सेकेंड पॉइंट पे यूपीएससी ने इंडिकेट किया है कि the technique of the interview and personality test is not that of a strict cross examination but of a natural, though directed and purposive conversation which is indeed to reveal the mental qualities of the candidate। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि वहां पे आपसे सीधे ही सीधे ऐसा नहीं होगा कि वो आपसे सीधे क्वेश्चन पूछेंगे और आपको एकदम से जवाब दे देना है। वह एक कन्वर्सेशन होती है जहाँ पे आपका मेंटल क्वालिटीज को जज किया जाता है। यहाँ पे साइकोलॉजी बहुत काम करती है। वो आपके बात करने के तरीके से, आपके हाव भाव से, आपकी आईज मूवमेंट से आपका मेंटल क्वालिटीज को जज करते हैं, जो हमने ऊपर अभी डिस्कस की। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात और ध्यान रखने की है कि यूपीएससी के नोटिफिकेशन में अलग से कहा गया है कि इट इज नॉट इंटेंडेड to be a test either of the specialized or general knowledge of the candidate which has already been tested through the written paper। तो यहाँ पे अगर आप बात करें तो आपके स्पेशलाइज और जनरल नॉलेज को वो चेक नहीं करेंगे, परंतु उन टाइप के क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे और आपसे यहाँ पे देखा जाएगा कि क्या आपको ऊपर दी हुई क्वालिटीज आपके अंदर हैं या नहीं है। Candidates are expected to have taken an intelligent interest not only in the special subject of academic study but also in the events which are happening around them both within and outside their own state or country, as well as in modern currents of thoughts and in new discovery which should arouse the curiosity of the well-educated youth। तो यहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वहाँ पे एक ईगरफुल इंसान की तरह दिखाई दें। आपको बिल्कुल लगना चाहिए कि मेरे आसपास क्या चल रहा है, क्या मुझे और मेरी सोसाइटी को कैसे इफेक्ट करने वाला है, और क्या आगे जाके हमारे लिए और अच्छे सॉल्यूशंस साइंस के थ्रू, पॉलिसीज के थ्रू और गवर्नमेंट और सिविल सर्वेंट्स एंड पब्लिक के थ्रू कोऑर्डिनेशन से आ सकते हैं। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को एक ऐसे व्यक्ति की तरह प्रेजेंट करें जिसके पास में नॉलेज है, जिसके पास में बैलेंस ऑफ जजमेंट है, जिसके पास में सिविल सर्वेंट्स होने की क्वालिटीज हैं। आपको इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी होगा कि आप अपने आप को जानें। बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरी प्रोसेस में, जब तक इंटरव्यू आने वाले हैं या जिन बच्चों ने मेंस लिखा है उनके लिए, या फिर जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं, उनको ज़रूरी है कि वो अपनी थॉट प्रोसेस को किसी भी टॉपिक में थोड़ा सा लिखना स्टार्ट करें। नॉट इन द फॉर्म ऑफ आंसर राइटिंग बट सिंपली द पॉइंट्स which come in their mind when they think about a particular topic। वहाँ पे वो आपसे आपके व्यूज पूछते हैं और उन व्यूज के थ्रू आपके बारे में जज किया जाता है, आपके बारे में ये पता लगाया जाता है कि क्या आप अच्छे सिविल सर्वेंट बन सकते हैं। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है कि अगर आपको ये पता होना चाहिए कि आप एक सिविल सर्वेंट के तौर पे क्या क्या काम करने वाले हैं। जब आपको पता होगा कि सिविल सर्वेंट के तौर पे आप क्या क्या काम करेंगे, तो आप सोचेंगे कि क्या मेरे अंदर वो क्वालिटीज हैं, और अगर हैं तो वो कैसे रिप्रेजेंट होती हैं, और नहीं है तो मैं कैसे उनको बहुत सच्चाई के तरीके से वहां पे बता सकता हूँ और उनको कितने इजीली अपने अंदर डेवलप कर सकता हूँ। तो आज के इस लेक्चर के लिए हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप सभी का इंटरव्यू और मेंस का रिजल्ट बहुत अच्छा आए और आप अपने आप को ऐसे ही माँ भारती के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए ऐसे ही कार्य करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।